हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लैडर के जो कंसेप्ट को समझा था और उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल था वो, बाकी थोड़ा सा मैंने सब कंसेप्ट को समझाया था वहाँ पर कि ये लैडर के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं या क्या वहाँ पर स्टेप हमको फॉलो करना होगा। आज उसी लैडर पे बेस्ड पर जो फ्रिक्शन टॉपिक से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ए लैडर, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर, यानी कि लैडर का जो लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर है। देखिए ये आपकी दे रखी है वॉल, ये क्या है आपका, ये वॉल है, ये क्या है, फ्लोर है, और ये क्या है, लैडर। ये जो रखा हुआ ना, ये लैडर रखा हुआ है। अब लैडर जब वॉल पे रखा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लैडर का जो मूवमेंट होगा कैसा होगा, इस साइड से इधर मूव कर रहा होगा, लेफ्ट, ये जो दिख रहा है डायरेक्शन, ये मोशन की तरफ का लेफ्टवर्ड है, और यहाँ पर क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस सेल्फ वेट की वजह से। अगर लैडर में फ्रिक्शन जीरो हो गया तो फ्रिक्शन अगर जीरो हो गया तो ये बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर अगर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होगा तो लैडर ऐसे मूव करेगा, यूँ मूव कर जाएगा ना, लैडर ऐसे मूव कर जाएगा। तो जब ये मूव कर जाएगा, यानी कि अगर ऐसे रखा हुआ है ये, अब देखिए अगर ये यहाँ पर जो मेरे हाथ में ये रखा हुआ है, फ्रिक्शन अगर काम यहाँ पर नहीं कर रहा होता, जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा तो ये ऐसे है तो ऐसे मूव करेगा, यूँ मूव कर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे रखा हुआ है यूँ गिर जाएगा। तो इसका मोशन इधर को है, यानी इस पॉइंट पर इधर मूव रहे तो इसके अपोजिट काम कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये लैडर अगर लेफ्ट वर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, राइट वर्ड। यहाँ पर बी पॉइंट पर लैडर नीचे अगर आएगा तो फ्रिक्शन काम करेगा ऊपर। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैंने क्या किया हुआ है कि इसी का यहाँ पर ये देखा है कि लैडर में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्टिकल, डाउनवर्ड, वर्टिकल के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्टिकल कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया लैडर। तो लैडर में जो भी फोर्सेस काम कर रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स ये जो आपका ए पॉइंट पे राइट वर्ड है, राइट वर्ड लिख दिया, प्लस हो गया। आर बी क्या है, लेफ्ट काम कर रहा था, लेफ्ट दिखा दिया। आर ए अपवर्ड है तो अपवर्ड दिखा दिया। एफ बी क्या है आपका, अपवर्ड लग रहा था, अपवर्ड दिखा दिया। डब्ल्यू क्या है, वेट हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड, तो वेट क्या दिखा दिया हमने, डाउनवर्ड दिखा दिया। ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसने बोला कि इफ़ जस्ट स्लिप, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इफ द लैडर इज जस्ट टू द स्लिप, यानी स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप करने की कंडीशन पे है, ठीक है। यानी इसके बाद अगर थोड़ा सा भी कहते हैं अगर कुछ चेंजमेंट किया जाएगा इस कंडीशंस में तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया है, इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उनको मैंने एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है लैडर और फ्लोर का, ये निकालना है, और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है कहाँ पर, लैडर एट अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन लैडर एंड फ्लोर, लैडर और फ्लोर का, यानी कि एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यही फ्लोर है और ये लैडर है। तो एफ ए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लैडर और फ्लोर के बीच का फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं, अब अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको ये दिया हुआ था कि 5 मीटर क्या दिया हुआ था, लैडर का लेंथ दिया हुआ था, वो ए बी हो गया। 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर अवे फ्रॉम इस वॉल से 4 मीटर, तो ये आपको लेंथ ये 4 मीटर हो गया। अगर आप चाहो तो अगर इस पॉइंट को मैं सी बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूँ, सी बोल दूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के, तो ए बी का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 बचेगा, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, यानी कि ये कितना लेंथ आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी आपको 3 मीटर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस को यूज़ करके आपने क्या कहते हैं, ये बी सी की लेंथ निकाल ली, यानी वर्टिकल कितना वॉल का लेंथ है लैडर तक वो निकाल लिया हमने, ठीक है। यानी मतलब कि वॉल पर जो लैडर आपका रखा हुआ है तो लैडर से लेकर वॉल के बेस तक का लेंथ आपने फाइंड आउट कर लिया 3 मीटर। इसको मैं रख पाता हूँ कि कोई नीड नहीं है, समझ में आ गया हो, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को यूज़ करूँ तो सिग्मा एफ एक्स से मुझे लगता नहीं कि ये फाइंड हो पाएगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो देखिए हम सोचते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। क्यों 0 यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इफ़ द लैडर इज जस्ट टू द स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप करने की कंडीशन में आ चुका है, अब इसके बाद कोई चेंजमेंट या फोर्स बढ़ा दिया जाएगा तो ये स्लिप कर जाएगा, ठीक है, या फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पर अभी स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये जो आपका लैडर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और अगर लैडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसका मतलब ये है कि इस पर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे उनका समेशन क्या होगा? 0 होगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं सिग्मा एफ एक्स फोर्स की, जिनका समेशन क्या होगा? 0 होगा। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका मैं समेशन निकाल ले रहा हूँ। तो आर बी है ना, आर बी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, प्लस आएगा एफ ए इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आर बी इक्वल लिख पाऊँगा एफ ए के बराबर, और यहाँ पे आपको पता है कि एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू आर ए। ये आपको मिल गया, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट बोल सकता हूँ, ओके। क्योंकि आपको पता है ना फ्रिक्शन फोर्स म्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ ए इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा? म्यू इंटू आर होता है, म्यू मल्टीप्लाई आर, आर जो होगा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोला हुआ है कि कोफिशिएंट फ्रिक्शन लैडर ऑफ फ्लोर का अलग है और लैडर ऑफ वॉल का अलग है, तो हम एक ही कॉमन मान चलेंगे, उसी सब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें कंसेप्ट दूसरा एफ वाई, यानी वर्टिकल फोर्स का जो समेशन होगा उसको हम 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वर्टिकल फोर्स का समेशन क्या आ जाएगा? यानी कि एफ बी क्या है? पॉजिटिव है, प्लस आर ए पॉजिटिव है, माइनस का डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ से अगर मैं एफ बी की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, तो एफ बी वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ बी की वैल्यू, यानी कि एफ बी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है, तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा? आर बी हो जाएगा। तो म्यू इंटू आर बी लिख सकते हैं यहाँ पर, म्यू इंटू क्या लिख पाएंगे? आर बी। तो लिख देता हूँ म्यू इंटू आर बी प्लस आर ए इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। और इस इक्वेशन में अगर मैं इस आर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू आर ए प्लस आर ए इट इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। और यहाँ पर अगर मैं आर ए कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा? म्यू स्क्वायर प्लस 1 कैपिटल डब्ल्यू। तो आर ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल पाएंगे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद, माइक निकल गया, इसको लगा दूँगा। हाँ, अब इसके बाद क्या करना होगा? अभी तो कोई यहाँ पर मैं समझ में नहीं आ रहा है, कहते हैं कि आर ए, भाई देखिए म्यू निकालना है, तो म्यू को फाइंड आउट करने के लिए डब्ल्यू आपको गिवन है, डब्ल्यू यहाँ रख दूंगा, डब्ल्यू यही रख पाएंगे। तो आर ए हमको पता नहीं है, रिएक्शन फोर्स हमको पता नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर हम जब ये दो कंडीशन अप्लाई करते हैं उसके बाद हमको सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हम एक कंडीशन और सॉल्व कर लेते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट और उनका समेशन फाइंड आउट करते हैं। यानी कि सारे फोर्सेस का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट निकालना, उनका समेशन इक्वल क्या आना चाहिए? 0। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि बॉडी क्या है आपका? इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो किसी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का जो मूवमेंट फाइंड आउट करोगे तो उनका समेशन क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो टेकिंग ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, देखिए मैं जनरली बी पॉइंट के अबाउट लेता हूँ, अब मैं ए के अबाउट भी ले लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो समेशन होगा मोमेंट का, इस जो समेशन होगा आपका फोर्सेस, जितनी फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। जितने फोर्सेस यहाँ पर हैं सारे फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे, उनका समेशन फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा समेशन उनका? क्योंकि बॉडी क्या है हमारी? इक्विलिब्रियम में। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम ये कंडीशन का जब यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर मूवमेंट का समेशन क्या होगा? 0 होगा। किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, आप बी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बी अबाउट निकाल लेते हैं, जो पहले निकाला था, जैसे लास्ट लेक्चर में निकाला था उसी को मैं सेम रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इस पी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है। तो देखिए पहले हम कौन सा फोर्स लेंगे? एफ ए ले लेते हैं। तो एफ ए
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये फोर्स जब आगे बढ़ेगा तो यही डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, कितनी है 3 है। तो 3 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डायरेक्शन कैसी है, देखिए ये फोर्स इस बी पॉइंट को ऐसे घूमेगा, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आर ए की। तो आर ए यानी कि इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ताकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख पाए यहाँ पर। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4। तो आर ए मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4। और ये इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, देखो ये घुमाएगा इस पॉइंट बी के पॉइंट के ऊपर ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये आर ए इस पॉइंट को ऐसे घुमाएगा। तो इस डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, 2 फोर्स यहाँ के हो गए। अब बात करते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू कैसा है, 20 न्यूटन की वैल्यू है। अब अगर ये बॉडी इसका हमें चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा। अब ये मिड पॉइंट पे है तो ऑब्वियस बात है ये 4 की जगह क्या आ जाएगा, ये 2 मीटर आ जाएगा। तो 2 मीटर 20 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में देखेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स वाला जो लेक्चर उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखिए ये आपका बी पॉइंट से ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और कोई फोर्स नहीं है, इनका समेशन क्या हो जाएगा 0। अब देखो एफ बी और आर बी क्यों नहीं लिया, आर बी का बी पॉइंट पे ही लग रहा है तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एफ बी को जब बी पॉइंट के अबाउट लोगे तो इसका भी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जब ये बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट किया, यहाँ बी लिख लो, जब बी पॉइंट के अबाउट निकाल लो तो बी लिख लो। अब देखो इसको इक्वल करते हैं, ये प्लस तो है ही, 3 टाइम्स एफ ए माइनस 4 टाइम्स आर ए इक्वल -40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ ए की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू आर ए माइनस का 4 इंटू आर ए इक्वल -40, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमको आर ए की वैल्यू क्या पता है, इसके टर्म में पता है। तो यहाँ से काम करते हैं, हम आर ए को कॉमन ले लेते हैं। जब आप आर ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स म्यू माइनस का 4 इट इज इक्वल टू माइनस का 40। तो आर ए की वैल्यू को हम इसमें क्या देते हैं, इक्वेशन 3 बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ये जो आपका आर ए आपने फाइंड आउट किया है, इसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ डब्ल्यू को टर्म में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड और थर्ड को सॉल्व करना होगा। तो इस आर ए की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। तो द वैल्यू ऑफ आर ए पुट इन इक्वेशन 3। तो आर ए की जो यहाँ पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, W अपॉन 1 प्लस म्यू का स्क्वायर थ्री म्यू माइनस 4 इट इज इक्वल टू माइनस का 40। अब इसके बाद W वैल्यू कितनी थी 20 न्यूटन, तो 20 मैं पुट कर दे रहा हूँ और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 4 को मैं आगे लेके आ रहा हूँ और माइनस कर दे रहा हूँ 3 म्यू, तो इट इज इक्वल टू क्या, ये प्लस को हो जाएगा तो 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा म्यू का स्क्वायर। तो कुछ किया नहीं है मैंने, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर मैंने इस 1 प्लस म्यू स्क्वायर जो डिवाइड था यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने किया यहाँ पर। अब जो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 2 80 मिलेगा, माइनस का 4 12 6 मिलेगा, 60 म्यू इट इज इक्वल टू 40 प्लस 40 म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद इसके क्या करना होगा हमको, 40 म्यू स्क्वायर, ये 60 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 ही रहेगा, प्लस 60 हो जाएगा
प्लस 60 म्यू, और ये उधर जाएगा 80 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कब जाएगा, तो 80 में से 40 घटाओ 40 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ नहीं किया यार, देखो इसको उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसको वहाँ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये साइन मान लो इक्वल पहले इधर रखा था हमने, ठीक है। अब इसको उल्टा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो बात तो वही रहेगी, कोई डिफरेंट नहीं है, सही है क्या। अब इसको क्या करना होगा, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको आप क्या करेंगे सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आप यूज़ करते थे क्या फॉर्मूला निकालते हैं x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स a। तो बस इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन से। तो यहाँ पर a आपको क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है माइनस का 40 दिया हुआ है। बस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x मतलब क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा माइनस का b 60 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² का मतलब क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac, a का मतलब कितना हो जाएगा 40, c का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 40 डिवाइड बाई 2 टाइम्स a का मतलब क्या हो जाएगा 40 माइनस 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस है ये, तो देखिए ये हो जाएगा 36 का 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 4 4 16 16 4 64 और ये 00 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर ऐड करेंगे हम तो कैलसी की हेल्प ले लेते हैं यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। हंड्रेड आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा था यार, वो आसान था सॉल्व करना। -60 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 आ गया डिवाइड बाई 80। तो पहला काम क्या करते हैं प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो -60 प्लस 100 डिवाइड बाई क्या 80, क्या आएगा भाई 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 80 0.5। और अगर हम माइनस ले लेते हैं तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 160 करो ना, 160 डिवाइड बाई 82, देखो माइनस का 2। एक बात समझते हैं, जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो एक किस में आ रही है, जब हमने प्लस लिया हुआ है तो 0.5 आ रही है, और जो माइनस लिया हुआ है तो कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो देखो एक बात समझते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी पहली बात 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। और एक बात और, नेगेटिव कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव कोई मतलब नहीं होता है। फ्रिक्शन कभी भी जो फोर्स है या कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? नेगेटिव कैसे हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, कहीं फोर्स कभी नेगेटिव हुआ है? हाँ, फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, राइट वर्ड पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव मान लिया, अपवर्ड पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड नेगेटिव मान लिया, लेकिन फोर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ पर जो मी की दो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, वो एक तो -2 आ रही है और एक आ रही है 0.5। 0.5 हम प्रेफर कर लेंगे, -2 प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे -2? क्योंकि 1 से ज़्यादा वैल्यू कभी फिक्सिंग वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, μ = 0.5, ये आपका आंसर हो गया। अभी हमको निकालना क्या था? हमको तो साथ में एक चीज़ और निकाली थी ना, क्या निकाला था? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर एंड फ्लो। लैडर और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो निकालनी है, FA निकालना है। तो FA को निकालने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा बोर्ड फिल हो चुका है तो मैंने इसलिए डिलीट कर दिया। तो FA को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स आप निकालना चाहते हो,
फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड फ्लोर, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, तो इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, एफ ए बोला था, एफ ए, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू मल्टीप्लाई बाई आर ए। अब आर ए निकालना पड़ेगा, आर ए की वैल्यू क्या थी, आर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, भाई आर ए क्या है, आर ए की इक्वल टू दिया हुआ है हमको कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखिए डब्ल्यू हमको पता है, इसको भी रखा दे रहा हूँ, डब्ल्यू तुमको पता है ना, डब्ल्यू कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, डब्ल्यू हमको पता है, डब्ल्यू कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, तो 20 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आर ए निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.25, 20 डिवाइड बाई 1.25 कितना आ गया, आर ए 16 आ रहा है। हम्म 16 न्यूटन आ रहा है आर ए। और इसके बाद आर ए की वैल्यू आ गई। अब एफ ए निकालना है, तो एफ ए इक्वल टू यानी आर ए की वैल्यू को हम इस क्वेश्चन पुट कर देंगे, तो म्यू आया 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इक्वल टू आ जाएगा 8 न्यूटन। कंसेप्ट को समझिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का वो इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए आप। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है आज, कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे सॉल्व नहीं किया गया है, ये आपको समझ में आ गया। इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, ना समझ में आपको एक ही बार में आ जाए क्या कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।